अब देखते हैं अगली यूरोपीय देश अंग्रेजों के बारे में, ब्रिटेन के बारे में अब स्टार्ट करने वाला। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी घर में रिपीट करना है और ये पढ़ना है, पढ़ पढ़ के याद करना है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल आया, फिर डच, फिर ब्रिटेन, फिर डेनिस और फिर फ्रांस। पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, डेनिस और फ्रांस। पुर्तगाल और डच हम खत्म कर चुके हैं। अब आते हैं ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों पर। ठीक है, ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों पर अब आते हैं कि इनका आगमन भारत में कैसे हुआ और कैसे इन्होंने धीरे धीरे भारत पर कब्जा किया। ठीक है, अंग्रेजों ने कैसे भारत पर कब्जा किया। ठीक है, इलाहाबाद की संधि यानी प्लासी के युद्ध के जितना पहले वाला, प्लासी के युद्ध के पहले जितनी भी घटना हुई हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, और प्लासी के युद्ध के पश्चात जब बंगाल पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, ठीक है, उसके बाद का जो एरिया है वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद देखेंगे। ठीक है, अब आधुनिक भारत पढ़ना मतलब पूरा पूरा अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है, पूरा इनके बारे में ही पढ़ना है। लेकिन एक माइलस्टोन है। ठीक है, ये जो अंग्रेज भारत में आए हैं ये व्यापार के उद्देश्य से आए थे और एक माइलस्टोन है क्या? प्लासी युद्ध। और उस प्लासी के युद्ध के पहले जो घटना हुई है वो अभी पढ़ेंगे, फिर वहां पर रोकेंगे, वहां पर रोक देंगे अंग्रेज। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे क्या? डेनिस और फ्रांस के बारे में। और एक बार फ्रांस खत्म करने के बाद फिर पूरा अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है, पूरा अंग्रेजों के बारे में ही पढ़ना है कि उस समय तक कैसे जो भारतीय राज्य उनको हटाया और कैसे धीरे धीरे भारत पर कब्जा किया, कौन कौन सी नीतियां अपनाई और किन माध्यमों से इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा किया, वहां से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो प्लासी युद्ध है उसके पहले जो घटना हुई है कि कैसे ये व्यापार करने के लिए आए थे, कैसे इन्होंने भारत पर कब्जा आरंभ किया है, आरंभ कैसे किया उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना, बात कब की है? 1593 की। बात कब की है? 1593 की, जब एक यूरोपियन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला है। बात कब की है? 1593 की। एक यूरोपीय कंपनी है, नाम क्या है? लिवेंट कंपनी। एक अंग्रेज कंपनी है, एक अंग्रेज कंपनी, नाम क्या है? लिवेंट। इसको भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला है, लेकिन स्थल मार्ग के द्वारा, स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार का अधिकार मिला है। हम लोग कल परसों देख चुके हैं क्या स्थल मार्ग में कौन कौन सी कठिनाई आती है। स्थल मार्ग में कोहरा है, चट्टान है, साथ ही साथ डाकू भी है और बहुत सारा टैक्स भी देना पड़ता है, और जो सामान है, सामान लूटने की भी आशंका है। इसी कारण इस कंपनी ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है और व्यापार उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। इन दो देशों के मध्य व्यापार उतने अच्छे तरीकों से हो नहीं पाया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ध्यान देना, एक व्यक्ति है, नाम क्या है? जॉन मिल्टन हॉल। नाम क्या है? जॉन मिल्टन हॉल, जो कि मुगल दरबार में आया है। नाम क्या है? जॉन मिल्टन हॉल। ध्यान देना, मैं नहीं बोल रहा हूं कैप्टन हॉकिंस, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं सर टॉमस रो। ठीक है, ना मैं बोल रहा हूं कैप्टन हॉकिंस, ना मैं बोल रहा हूं सर टॉमस रो, मैं क्या बोल रहा हूं? जॉन मिल्टन हॉल। कब आया है? 1599 में, 1599 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आया है। ठीक है, एक व्यापारी है, नाम क्या है? जॉन मिल्टन हॉल। कब आया है? 1599, 1599 में। कहा आया है? मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आया है और भारत को परखा है। उसने भारत को परखा है और पाया है क्या? कि भारत एक अत्यंत समृद्ध देश है। ये जॉन मिल्टन हॉल ने पाया है। वो वापस अपने देश गया। अब जॉन मिल्टन हॉल वापस अपने देश गया है और अपने देश जाकर, ब्रिटेन जाकर, वो भारत की जो खुशहाली है, संपन्नता है, उसका बखान करेगा। ठीक है, अंग्रेजों के समक्ष, अपने दोस्तों के समक्ष और जो वहां अधिकारी है उनके समक्ष भारत की संपन्नता का बखान करेगा। कौन? ये जॉन मिल्टन हॉल नाम का व्यक्ति भारत की संपन्नता का बखान करेगा कि भारत इतना अमीर देश है वहां पर। ठीक है, और ये बात सुनकर अब अंग्रेज कंपनी जो है, ठीक है, अंग्रेज जो बोलना चाहिए व्यापारी है, उनके मन में इच्छा लगी क्या कि वे भी भारत से व्यापार करके कुछ धन अर्जित करें। ठीक है, इनको पता है कि जो पुर्तगाली है बहुत अधिक मात्रा में धन कमा रहे हैं और यही लालसा अब इन्हें भी मजबूर करेगी कि ये भी भारत आए और भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करें। तब कुछ व्यापारियों ने आपस में मिलकर एक व्यापारिक समूह का गठन किया है। ठीक है, जैसे ही ये बात जॉन मिल्टन हॉल ने बताई कि भारत एक संपन्न देश है और वहां पर पुर्तगाली बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जित कर रहे हैं व्यापार के माध्यम से, तब ब्रिटेन में
24 व्यापारियों का एक दल आया है और उन्होंने एक व्यापारिक समूह का गठन किया है। उस समूह का नाम क्या है? मर्चेंट एडवेंचर्स। क्या नाम है? मर्चेंट एडवेंचर। इन्होंने महारानी के साथ, ब्रिटेन की महारानी के समक्ष एक प्रारूप प्रस्तुत किया। उस प्रारूप में बोला क्या गया है कि वे कैसे भारत के साथ व्यापार करेंगे। ठीक है, तब जब महारानी, ब्रिटेन की महारानी है, उनको डायरेक्ट परमिशन नहीं देगी, उन्हें कुछ देर तक होल्ड कर रखती है और कुछ समय तक सोच विचार करने के पश्चात ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इस मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के व्यापारिक समूह को 15 वर्षों तक का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, जब इन लोग बाबा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इस ब्रिटेन की कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स को 15 वर्षों तक का व्यापारिक एकाधिकार मिला है, व्यापार करने का अधिकार मिला है। भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिला है इस मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की कंपनी को। और यही कंपनी बाद में क्या बनेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी। क्या बनेगी बाद में? ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी। ध्यान देना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वर्तमान में इसके राइट्स खरीदे गए। इसके राइट्स एक भारतीय के द्वारा ही खरीदे गए हैं। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वर्तमान में दिवालिया हो चुकी है और इसके जो राइट्स हैं एक भारतीय गुजराती व्यक्ति के द्वारा ही खरीदे गए हैं। देखेंगे कि कैसे इस कंपनी ने भारतीयों का भयंकर शोषण किया है, कैसे ये कंपनी और कंपनी के कर्मचारी एवं अधिकारी भारतीयों का शोषण करेंगे। अभी क्यों आए थे? केवल व्यापार के उद्देश्य से आए थे और इन्हें 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब अकबर के बाद कौन आ गया है? जहांगीर आ गया है। जहांगीर के समय में एक व्यक्ति है, नाम क्या है? कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम है? कैप्टन हॉकिंस कहां है? जहांगीर के दरबार में आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको मार्क लीजिए इंपॉर्टेंट। 1608 में एक अंग्रेज व्यक्ति है, नाम क्या है? कैप्टन हॉकिंस, भारत आया है, जहांगीर के दरबार में आया है। ठीक है, अब जब आए हैं तब जहांगीर उनको देख के खुश हो गए हैं। एक लंबा चौड़ा आदमी है, गोरा वोरा सा मस्त दिख रहा है। ठीक है, तो जहांगीर खुश हो गए हैं। इंग्लिश ही बोल रहा है, ऊपर से अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है, ज्यादा लगाव हो गया। ठीक है, इंग्लिश बोल रहा है। तब जहांगीर के द्वारा इस कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई है। ठीक है, तब जहांगीर के द्वारा इस कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई है? कैप्टन हॉकिंस को दी गई। किसने दी है? जहांगीर ने दी है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन से जहाज से आया था कैप्टन हॉकिंस? कौन से जहाज से भारत आया था? उसके जहाज का नाम क्या है? हेक्टर। नाम क्या है? हेक्टर। थोड़ा मजाक में लेना, ठीक है, मजाक में मत लो। जहाज का नाम, 2 से 3 जहाज के नाम बहुत फेमस है। पहला क्या है? कैप्टन हॉकिंस कौन से जहाज से भारत आया था? हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी गोल मेज सम्मेलन लेने कौन से जहाज से ब्रिटेन गए थे? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही पूछता है जब वीर सावरकर जी जहाज से कूदे थे तो वो जहाज का नाम भी, किस जहाज से उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो जहाज का नाम याद करना है। 2 से 3 जहाज के नाम मैं बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है, अभी याद रखना अभी के लिए कि कैप्टन हॉकिंस जो है हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। ठीक है, हॉकिंस हेक्टर। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। अब ध्यान देना, जब जहांगीर के दरबार में आया तब जहांगीर खुश है। उसे क्या बोला है? इंग्लिश खान की उपाधि है। उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी है। तब बात ही बात में कैप्टन हॉकिंस ने एक फेवर मंगा है। किससे? जहांगीर से। फेवर क्या मंगा है? कि सूरत में वो अपनी कोठी स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के समक्ष एक मांग की है कि वो सूरत में अपनी कोठी स्थापित करना चाहते हैं। तब जहांगीर ने इन्हें परमिशन दे दी। तब जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को परमिशन दे दी, ले बना ले। ठीक है, कोठी बना ले। कोठी बनाने की परमिशन जहांगीर ने दे दी है। ध्यान देना, लेकिन इस समय पुर्तगालियों का प्रभाव, पुर्तगाली पहले से मौजूद है और उनका प्रभाव मुगल बादशाह पर ऑलरेडी है। ठीक है, जो पुर्तगाली हैं और मुगल बादशाहों के बीच क्या है? संबंध अच्छे हैं। तब पुर्तगाली जो है इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, कैप्टन हॉकिंस से जहांगीर से रिक्वेस्ट करेंगे क्या कि जो अंग्रेज हैं वो सही आदमी नहीं है। बाद में आपके लिए ये लोग बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। और इस तरीके से पुर्तगालियों ने जहांगीर के कान भर दिए हैं। तब जहांगीर ने
कैप्टन हॉकिंस से बोला है क्या कि कोठी का काम वहीं पर रोक दो, कोठी का काम वहीं पर रोक दो। इसी कारण बोलते हैं क्या कि 1608 में जो कैप्टन हॉकिंस ने, अंग्रेजों ने सूरत में कोठी बनाई है, वो कैसी थी? अस्थायी थी। कैसी थी? अस्थायी थी, क्योंकि जहांगीर के आदेश के बाद उस कोठी में अब सामानों को एकत्रित करना बंद हो गया है, बैन हो गया है। इसी कारण बोला गया क्या कि सूरत में जो कोठी बनी थी कैसी थी? अस्थायी थी। ये अंग्रेजों की पहली कोठी है, ये अंग्रेजों की पहली कोठी है। ध्यान देना, अगर पूछेगा अंग्रेजों की पहली कोठी कहां है? सूरत में थी, लेकिन ये कैसी थी? अस्थायी थी। कैसी थी? अस्थायी थी, क्योंकि पुर्तगालियों ने बीच में अपने टांग अड़ा दिया है। ठीक है, टांग अड़ा दिए हैं, और इसी कारण सूरत में इनका प्लान थोड़ा फेल हो गया। सूरत में कैप्टन हॉकिंस का प्लान थोड़ा फेल हो गया है, इनके इंटरफेरेंस के कारण, पुर्तगालियों के इंटरफेरेंस के कारण अब ये कोठी जो है अस्थायी बन गई है। ठीक है, अस्थायी का मतलब यही है। अब अस्थायी का मतलब ऐसा नहीं है कि बना के छोड़ दिया था, या फिर ऐसा बोलना चाहिए कि फिर वो है मोबाइल टाइप का, ऐसा नहीं है। ठीक है, अस्थायी का मतलब क्या है? इनसे अभी अधिकार छीन गया है, सामान्यों को संग्रहण करने का अधिकार छीन लिया गया है जहांगीर के द्वारा। अब क्या है? अंग्रेजों के मन में पुर्तगालियों के प्रति द्वेष की भावना है, उनके प्रति द्वेष की भावना है। ठीक है, और इसी कारण अब बार बार पुर्तगालियों और अंग्रेजों के मध्य होगा कॉन्फ्लिक्ट, होगा इन दोनों के मध्य बार बार युद्ध होगा कि इनकी जो कंपनी थी, इनकी जो कोठी थी, उसका काम रुकवा दिया किसने? पुर्तगालियों ने इनका काम रुकवा दिया था। इसी कारण अब अंग्रेज हैं दक्षिण भारत के रुख किए हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत का रुख किया है, और रुख करते हुए 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी कोठी स्थापित किया। मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम दोनों सेम ही है। मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी कोठी स्थापित की गई है। ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान दो प्री में। भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी कहां बनी है? सूरत में बनी है। कहां बनी है? सूरत में बनी है। भारत में अंग्रेजों की द्वितीय कोठी कहां बनी है? मछलीपट्टनम बनी है। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों की प्रथम स्थायी कोठी कौन सी बनी है? मछलीपट्टनम। कहां बनी है? मछलीपट्टनम बनी है। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी कौन सी है? मछलीपट्टनम है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी कौन सी है? सूरत है। ठीक है, भारत में अंग्रेजों की प्रथम स्थायी कोठी कौन सी है? मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश से बनी है। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी कौन सी है? ये मछलीपट्टनम में हुई। मछलीपट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में। कहां? ये आंध्र प्रदेश में है, और वहां पर अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी कोठी आरंभ की है। ठीक है, लेकिन क्या है, उनके मन में अभी भी पुर्तगालियों के प्रति द्वेष की भावना की इन्होंने ही हमारा काम रोका है। अब सूरत वाले क्षेत्र पर अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य बार बार मुठभेड़ हो रही है, और इसी सूरत को लेकर एक बार उन दोनों के मध्य युद्ध होगा। ठीक है, अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य युद्ध होगा। इस युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं, जब पढ़े हैं क्या? पुर्तगालियों का पतन जब पढ़े हैं, तब इस युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। युद्ध का नाम क्या है? सुवेली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सुवेली का युद्ध, जो कि लड़ा गया है कब? 1612 में। कब लड़ा गया है? 1612 में। किन के मध्य लड़ा गया है? अंग्रेज और पुर्तगाल के मध्य। यह युद्ध अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य लड़ा गया है। जीते कौन? अंग्रेज इस युद्ध में जीत गए। हारा कौन है? पुर्तगाल। जब पुर्तगाल हारा है, तब सूरत से उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा। सूरत छोड़ना पड़ा है, पुर्तगालियों को सूरत छोड़ना पड़ा है। अब जब पुर्तगाली सूरत छोड़ दिए हैं, तब अंग्रेजों के द्वारा सूरत में स्थायी कोठी का निर्माण किया गया है। यहां पर पुर्तगालियों के इंटरफेरेंस के कारण उनकी कोठी स्थायी नहीं बन पाई थी, लेकिन जब सुवेली के युद्ध के माध्यम से पुर्तगालियों को सूरत से भगा दिया, तब सूरत में स्थायी कोठी का निर्माण किया जाएगा। तब अंग्रेजों के द्वारा सूरत में स्थायी कोठी का निर्माण किया जाएगा। ध्यान देना, अभी सूरत, फिलहाल के लिए सूरत सबसे महत्वपूर्ण एरिया है अंग्रेजों के लिए। पूरे भारत में अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एरिया कौन सा है? सूरत है। और इसी सूरत को लेकर बार बार युद्ध होंगे, युद्ध भी होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना, सूरत में इन्होंने स्थायी कोठी बनाई है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में अंग्रेजों की प्रथम प्रेसिडेंसी, क्वेश्चन क्या है? भारत में अंग्रेजों की प्रथम प्रेसिडेंसी क्या थी? ऑप्शन में क्या है? बंबई, कलकत्ता,
मद्रास और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सूरत जो है बनी है अंग्रेजों की प्रथम प्रेसिडेंसी। भारत में जो सूरत है वो बनी थी अंग्रेजों की प्रथम प्रेसिडेंसी। बाद में सूरत को हटाएंगे और बंबई, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसी ही आगे चलकर प्रचलन में रहेगी। सूरत बाद में हट जाएगा और बंबई, मद्रास और कलकत्ता ये 3 प्रेसिडेंसी रहेंगी। लेकिन पहली प्रेसिडेंसी होने का गौरव किसको मिला है? सूरत को मिला है। सूरत ही क्या बनी है? अंग्रेजों की प्रथम प्रेसिडेंसी बनी है। और यहां पर इस युद्ध के पश्चात, सुवेली के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने क्या बनाई है? अपनी स्थायी कोठी बनाई है। ठीक है, अब ध्यान देना, कैप्टन हॉकिंस के बाद एक दूसरा यूरोपीय व्यक्ति, एक दूसरा अंग्रेज व्यक्ति जहांगीर के दरबार में आए हैं। कैप्टन हॉकिंस के बाद सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए हैं। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आए हैं। अब कौन आए हैं? सर टॉमस रो आए हैं। ठीक है, अब नाम क्या है? सर टॉमस रो। वो आए हैं तो रो रहे हैं। अब रो रहे हैं तो मतलब जहांगीर में क्या है? दया आ गई है। तब उन्होंने सर टॉमस रो को एक अधिकार पत्र दिया है। किसने दिया है? जहांगीर ने दिया है। और उस अधिकार पत्र में बोला गया क्या? कि मुगल शासित क्षेत्र में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, नाम क्या है? सर टॉमस रो, जहांगीर के दरबार में आए हैं और रो रहे हैं। तब दया खाकर जहांगीर ने उन्हें अधिकार पत्र दिया। उसमें बोला गया क्या? कि भारत में मुगल शासित क्षेत्र में सर टॉमस रो अर्थात अंग्रेजों को स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है, यह अधिकार उन्हें अब मिल चुका है। अब इसी कड़ी में ध्यान देना, ये मुगलों की बात थी। अब दक्षिण में एक राज्य था गोलकुंडा। नाम क्या है? गोलकुंडा। वहां के सुल्तान ने, गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान जारी किया है। बात कब की है? 1632 की बात है। राज्य कौन सा है? गोलकुंडा। और गोलकुंडा के सुल्तान ने एक फरमान जारी किया। उस फरमान में क्या बोला गया है? मात्र 500 पगोड़ा वार्षिक पर गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों को यूज करने की अनुमति अंग्रेजों को दी जाएगी। ठीक है, किसने जारी किया है? गोलकुंडा के सुल्तान ने। गोलकुंडा मतलब वर्तमान आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एरिया, वाला एरिया। वहां के सुल्तान ने एक फरमान जारी किया। फरमान में क्या बोला गया? कि मात्र 500 पगोड़ा वार्षिक पर गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों को इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाएगी। कितना पर? मात्र 500 पगोड़ा वार्षिक पर। 500 पगोड़ा क्या है? ये करेंसी है। ये क्या है? करेंसी है, रुपया है, वैसे क्या है? पगोड़ा है। मात्र 500 पगोड़ा एनुअल पर आपको उस गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों को यूज करने की अनुमति मिल जाएगी। ध्यान देना, ये क्या है? एक भयंकर बेहतरीन मौका इसलिए अंग्रेजों के लिए, क्योंकि 500 पगोड़ा का एक मामूली से रकम है। और वहीं पर बहुत सारे जो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया है उन पर क्या बड़े बड़े बंदरगाह हैं। वर्तमान में विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है बहुत ही फेमस है, सबसे गहरा भी है। ठीक है, मतलब क्या है? जो बड़े जहाज हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह से ही आते हैं। और उन सब बंदरगाहों को यूज करने की अनुमति एकदम कम कीमत पर 500 पगोड़ा पर इन सब बंदरगाहों को यूज करने की अनुमति इस फरमान के द्वारा मिल गई है। क्योंकि इस अधिकार पत्र या इस फरमान से अंग्रेजों को भयंकर फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। इसी कारण बोला गया इसे सुनहरा फरमान बोला गया, क्योंकि इस फरमान के द्वारा या इस अधिकार पत्र के द्वारा अंग्रेजों को बहुत फायदा हो रहा है। इसी कारण बोला गया इसे सुनहरा फरमान बोला गया है। किसने जारी किया था? गोलकुंडा के सुल्तान ने जारी किया था। कब की है? 1632 की बात है। इन्होंने सुनहरा फरमान जारी किया था। क्लियर है? देखते हैं आगे। फिर से आते हैं हमारे टॉपिक पर। ठीक है, आते हैं। बात कब की है? 1639 की। बात कब की है? 1639 में। दक्षिण भारत में एक राज्य है, नाम क्या है? चंद्रगिरी। दक्षिण भारत में एक राज्य है, नाम क्या है? चंद्रगिरी। और चंद्रगिरी के शासक ने
उस दक्षिण एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी फ्रांसिस डे को मद्रास पट्टे पर दिया। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, बात कब की है 1639 की, जब दक्षिण भारत में एक राज्य नाम क्या उसका चंद्रगिरी, और चंद्रगिरी के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी फ्रांसिस डे को मद्रास पट्टे पर दिया है, लीज पर दिया है। कौन सा एरिया है, मद्रास, ठीक है, उसे पट्टे पर दिया है, लीज पर दिया है। और बाद में इसी फ्रांसिस डे ने उस मद्रास में एक किले का निर्माण कराया। ठीक है, इस फ्रांसिस डे ने मद्रास में एक किले का निर्माण कराया है। उस किले को क्या बोलते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज, मतलब सेंट जॉर्ज का किला बोलते हैं। किसने बनवाया है, फ्रांसिस डे ने बनवाया है। और उसके पास ही एक भव्य नगर की स्थापना की है। इस फ्रांसिस डे ने एक भव्य नगर की स्थापना की है, और उस नगर का नाम क्या है, मद्रास। क्या नाम है, मद्रास। क्वेश्चन आएगा, मद्रास का संस्थापक कौन है, फ्रांसिस डे है। कौन है, फ्रांसिस डे जो है मद्रास का संस्थापक है। ठीक है, स्थापना किसने की है, फ्रांसिस डे ने की है। चंद्रगिरी के शासक ने केवल मद्रास उनको पट्टे पर दिया था, और बाद में इसी फ्रांसिस डे ने मद्रास शहर की स्थापना की है। ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, पूछ सकता है कि मद्रास का संस्थापक कौन है, कलकत्ता का कौन है, बम्बई का कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसी कारण पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, मद्रास का संस्थापक कौन है, फ्रांसिस डे है। ठीक है, आते हैं अब अगले फैक्ट पर। आगे आते हैं, कुछ दिनों बाद बात कब की है, 1651 की बात कब की है, 1651 की, जब बंगाल वाले एरिया में एक जगह है, कौन सी, हुगली नामक स्थान पर अब अंग्रेजों ने अपनी कोठी बनाई है, फैक्ट्री बनाई है। 1651 में हुगली कहाँ है, बंगाल में है, और इस हुगली वाले एरिया में अंग्रेजों ने अपनी कोठी बनाई है। ठीक है, कोठी बनाई है मतलब क्या है, जो बंगाल की गवर्नर, अभी कौन है सेंट्रल में, कौन बैठे हैं, मुगल बैठे। कौन बैठा है, मुगल, मतलब मुगलों का शासन बंगाल में भी स्थापित है। और मुगलों ने अपने राज्य की देखरेख के लिए बंगाल में अपना गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, खुद कहां बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, और बंगाल वाले एरिया पर शासन करने के लिए मुगलों ने गवर्नर नियुक्त किया है। उस समय शाह सुजा नाम का व्यक्ति गवर्नर है। उस समय बंगाल में शाह सुजा नाम के व्यक्ति गवर्नर के रूप में काम कर रहे, कहा, बंगाल में। और एक कहानी है जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, सीजी बोर्ड वाले हैं, उन्होंने ये कहानी समझ पढ़ी होगी। ठीक है, सुनते हैं कहानी क्या है। इस शाह सुजा जो गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर है, उनके हरम की एक महिला बीमार है। ठीक है, बोलते हैं क्या, उनकी बेटी का हाथ जल गया था, और वो उपचार करने देती है। किसी भी जो वैद्य हैं उन लोगों को उपचार करने देती नहीं है, क्योंकि जो जला हुआ है उसमें अगर दवाई लगाएंगे, आयुर्वेदिक हल्दी चंदन इस टाइप का कुछ, तो जलन होता है, तो जब भी दवाई लगाते हैं वो तुरंत हो देती है। ठीक, ऐसा उनका मानना है, ऐसा लिखा गया कहानी में। ठीक है, कि जब भी कोई दवाई लगाते हैं तो जलता है, और जलने के कारण वो तुरंत हो जाती है। इसी कारण घाव सूख ही नहीं पा रहा है। अत्यंत परेशान है कौन, शाह सुजा जी, एक पिता है, और अत्यंत परेशान है कि उनकी बेटी का हाथ ठीक नहीं हो रहा है। तब एक अंग्रेज डॉक्टर है, नाम क्या है, बैटन, डॉक्टर बैटन। नाम क्या है, डॉक्टर बैटन ने उस महिला का उपचार किया। कहते हैं क्या कि डॉक्टर बैटन ने क्या लगाया है, केवल वैसलीन लगा दी। क्या लगाया है, वैसलीन लगा दिया। घाव तो अपने आप ठीक हो गया, क्योंकि धो नहीं रही है। ठीक है, इसलिए अपने आप ठीक हो गया। जब वैसलीन लगाया गया तो जला हुआ जो घाव उसमें ठंडक पड़ गई, तो उनकी बेटी को अच्छा लगा। अब वो धो नहीं रही है, तो धीरे धीरे घाव अपने आप सूख के ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन खुश कौन है अभी, शाह सुजा जी भयंकर। ये जो शाह सुजा जी हैं वो भयंकर खुश हैं कि बैटन नाम के डॉक्टर ने उनकी बेटी का इलाज किया है। इसीलिए क्या है, वो अंग्रेजों के लिए अत्यधिक खुश है। कौन, शाह सुजा जी। तब उनके लिए एक फरमान जारी है। तब शाह सुजा जो बंगाल गवर्नर है, उन्होंने एक फरमान जारी किया, और उस फरमान में कहा है क्या कि 3000 रुपए वार्षिक के बदले अब अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार प्रदान किया जाएगा। क्या बोला है, 3000 रुपए वार्षिक के बदले अंग्रेजों को व्यापार का विशेष अधिकार मिलेगा बंगाल में। ध्यान देना, और तभी से अब इंटरेस्ट आ गया, अब अंग्रेजों का इंटरेस्ट आ गया बंगाल में। ठीक है, अभी क्या था, फिलहाल के लिए तो सूरत उनकी क्या है, प्रेसिडेंसी है, और वही उनका मुख्यालय है। लेकिन अब मद्रासी बन चुका, और बंगाल वाले एरिया पर भी उनका इंटरेस्ट
अब आ चुका है, ठीक है। अब आते हैं अगले फैक्ट पर। बात कब की है? 1661 की। बात कब की है? 1661 की। ये घटना अपन पढ़ चुके हैं क्या? 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ था। बात कब की है? 1661 की बात है। ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रिगेंजा का विवाह हुआ था, और विवाह होने के पश्चात पुर्तगालियों ने दहेज में क्या दिया है? बंबई शहर दिया है। पुर्तगालियों ने दहेज में बंबई शहर दिया है। अब बंबई अंग्रेजों के हाथ में आ गया। बंबई अंग्रेज राजकुमार के हाथ में है। ध्यान देना, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्या? बंबई शहर। किसको मिला है? चार्ल्स द्वितीय को दहेज मिला है। चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या मिला है? बंबई शहर मिला है। कुछ दिन बाद 1668 में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने इस बंबई शहर को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर पूरा बंबई शहर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसने दिया है? चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर पूरा बंबई शहर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तब इस बंबई वाले रीजन में एक गवर्नर नियुक्त किया गया। इस बंबई वाले एरिया में एक गवर्नर नियुक्त किया गया। नाम क्या उसका? गेराल्ड ऑगियार। नाम क्या है? गेराल्ड ऑगियार को उस क्षेत्र का गवर्नर घोषित किया गया। तब गेराल्ड ऑगियार ने उस बंबई शहर में एक बंदरगाह का निर्माण कराया। है और आसपास मार्केट है, बाजार का निर्माण करके एक बेहतरीन शहर बताया। एक बेहतरीन शहर की स्थापना गेराल्ड ऑगियार ने कर दी। शहर का नाम क्या है? बंबई। ठीक है। अपन देख चुके हैं मद्रास के बारे में। मद्रास के संस्थापक कौन है? फ्रांसिस ड्रेहम। अब कौन आ गया? बंबई के संस्थापक कौन आएंगे? गेराल्ड ऑगियार। इन्होंने क्या बनवाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक किला बनवाया। नाम क्या है? सेंट जॉर्ज किला। इन्होंने यह बनवाया है बंबई में, एक बंदरगाह का निर्माण कराया था। और ये क्या कहलाया है? बंबई के संस्थापक कहलाए हैं। जो गेराल्ड ऑगियार है कहलाए हैं क्या? बंबई के संस्थापक। ध्यान देना, जब बंबई की स्थापना हो गई, बंबई शहर की स्थापना हो गई है, तब 1686 में अंग्रेजों ने इसे अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, 1686 में अब अंग्रेजों का कैपिटल सूरत से कहां आ गया है? बंबई आ गया। 1686 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी, भारत में अपनी राजधानी सूरत से, राजधानी नहीं बोलना चाहिए, राजधानी नहीं बोलेंगे मुख्यालय। क्या बोलेंगे? मुख्यालय। उन्होंने अपना मुख्यालय सूरत से बंबई ट्रांसफर कर दिया। कब? 1686 में। कब किया है? 1686 में। देखते हैं कुछ अगला फैक्ट, देखते हैं अगले फैक्ट के बारे में। ठीक है, आते अगले फैक्ट पर। बात कब की है? 1690 की। बात कब की है? 1690 में। और पूर्वी क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक अधिकारी नाम क्या है? जॉब चार्नक। क्या नाम है? जॉब चार्नक नाम के एक अधिकारी। इन्होंने बंगाल वाले एरिया में सूता नदी नामक स्थान पर एक कोठी बनाई है, फैक्ट्री की स्थापना की है। नाम क्या है? जॉब चार्नक। बात कब की है? 1690 की। इन्होंने सूता नदी नामक स्थान पर एक कोठी या फिर फैक्ट्री की स्थापना की है। ठीक है, कुछ दिनों बाद 1698, कुछ दिनों पश्चात 1698 में इन्होंने बंगाल के जमींदार से, बंगाल के जमींदार है, नाम क्या है? इब्राहिम खां। नाम क्या है उनका? इब्राहिम खां बंगाल के जमींदार है। ठीक है, इब्राहिम खां बंगाल के जमींदार है और उनसे इस जॉब चार्नक ने 3 गांव की जमींदारी ली है। ठीक है, 3 गांव की जमींदारी प्राप्त की है जॉब चार्नक ने बंगाल के जमींदार इब्राहिम खां से। वो गांव कौन कौन से हैं? सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुर। नाम क्या है? सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुर। इन 3 गांव की जमींदारी जॉब चार्नक ने बंगाल के जमींदार इब्राहिम खां से प्राप्त की है। और बाद में यही जॉब चार्नक इन तीनों गांवों को मिलाकर एक शहर की स्थापना करेगा। बाद में यही जॉब चार्नक सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना करेगा। किसने की है? जॉब चार्नक ने की है कलकत्ता शहर की स्थापना 1699 में जॉब चार्नक ने सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुर को मिलाकर
कलकत्ता शहर की स्थापना की और कलकत्ता शहर में एक किला बनाया है। उस किले का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। क्या बोलते हैं उसको? फोर्ट विलियम। हमने पढ़ा बंबई के बारे में। बंबई में एक बंदरगाह बनाया गया था। मद्रास में एक किला बनाया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। और कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में भी एक किला बनाया गया। कौन सा? फोर्ट विलियम। ठीक है, तीनों शहरों के संस्थापकों के नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, बंबई का संस्थापक कौन है, कलकत्ता का कौन है और मद्रास का कौन है, ये तीनों आपको याद होना चाहिए। पीएससी में पूछ सकता है और व्यापक में भी तो पूछता ही है। व्यापक में पूछ चुका है, ठीक है, कि इन शहरों के संस्थापक कौन है। ठीक है, इन्होंने इस कलकत्ता वाले शहर में फोर्ट विलियम की स्थापना की है और यही क्या कहलाया है? कलकत्ता के संस्थापक है ना, यही जॉब चार्नॉक कलकत्ता के संस्थापक कहलाए। ठीक है, अब मद्रास, ठीक है, कलकत्ता और बंबई तीनों शहरों की स्थापना हो गई है और आगे चलकर ये तीन शहर क्या बनेंगे? अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी बनेंगे। यही तीन शहर अब क्या बनेंगे? अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी बनेंगे। ध्यान देना, जो कलकत्ता वाला एरिया है, कलकत्ता वाला एरिया अब अंग्रेजों की राजधानी बनेगा। कुछ समय पश्चात जब होगी इलाहाबाद की संधि, उसके बाद जो कलकत्ता वाला एरिया है अब इनका प्रमुख केंद्र बन जाएगा बंगाल, यानी कि कलकत्ता वाला एरिया इनका प्रमुख केंद्र बन जाएगा। ऐसा कहते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लंदन के बाद कोई अगर शहर सबसे महत्वपूर्ण है तो कौन सा है? ये कलकत्ता है। ठीक है, उनका राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य का राज्य कहां तक है? अमेरिका भी वही है, भारत में वही है, मतलब लगभग बहुत सारी तरफ, बहुत पूरे विश्व के लगभग 50% से ऊपर क्षेत्र पर इनका अधिकार हो चुका है। इनके बारे में बोलते ये भी है क्या कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है। इतने बड़े भूभाग पर इन्होंने सबको अपना उपनिवेश बना के रखा है और इतने बड़े उपनिवेश के होते हुए भी लंदन शहर के बाद सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा बोल रहे हैं? इसी कलकत्ता को बोल रहे हैं, जिसकी स्थापना जॉब चार्नॉक नाम के व्यक्ति ने सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुर को मिलाकर की थी। ठीक है, अब जाते हैं थोड़े ऊपर की ओर, दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में अभी मुगलों का शासन है, दिल्ली में अभी मुगलों का शासन है और उसी समय मुगल बादशाह कौन है? अभी फारूक सियार है। कौन है अभी? फारूक सियार। हमने पढ़ा इनके बारे में। घृणितकार इसको बोलते हैं, इसी फारूक सियार को बोलते हैं। साथ ही बोलते हैं क्या? पगला राजा। क्या बोलते हैं? पगला राजा भी इसी फारूक सियार को ही बोलते हैं। इनको एक बीमारी है, एक गंभीर बीमारी है और बहुत दिखाने के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। इनको क्या है? एक गंभीर बीमारी है और बहुत डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। ठीक है, तब एक ब्रिटिश दल इनके दरबार में है। ठीक है, एक ब्रिटिश दल मुगल बादशाह फारूक सियार के दरबार में है और उस ब्रिटिश दल में एक डॉक्टर है। उस ब्रिटिश दल में एक डॉक्टर, नाम क्या है? हैमिल्टन। नाम क्या है? हैमिल्टन नाम के डॉक्टर उस दल में है और उन्होंने फारूक सियार की उस गंभीर बीमारी का इलाज किया। हैमिल्टन नाम के डॉक्टर ने फारूक सियार की गंभीर बीमारी का इलाज किया, जिससे फारूक सियार एकदम खुश हो गया। फारूक सियार एकदम खुश हो गए हैं और खुश होके उसने एक फरमान जारी किया। खुश होके उन्होंने एक फरमान जारी किया, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? शाही फरमान कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही फरमान। ध्यान देना, सुनहरा फरमान और शाही फरमान दोनों अलग अलग चीजें। सुनहरा फरमान और शाही फरमान दोनों अलग अलग चीजें। आप लोग सुनहरा फरमान 2 मार्क्स में, साथ ही साथ इस शाही फरमान को 4 मार्क्स में लिख के लाओगे। ठीक है, एक हो पढ़े अपन सुनहरा फरमान और ये कौन सा है? शाही फरमान। ठीक है, दोनों अलग चीज है और सुनहरा फरमान आप 2 मार्क्स में, जबकि शाही फरमान को 4 मार्क्स में लिख के लाओगे। ठीक है, जब फारूक सियार का इलाज हैमिल्टन ने किया है, उसे गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई है, तब फारूक सियार ने खुश होकर अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी किया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? शाही फरमान। साथ ही में इसी को बोला है क्या? कंपनी का मैग्ना कार्टा। क्या बोला गया है? कंपनी का मैग्ना कार्टा। क्या गया? इस शाही फरमान को ही बोला गया क्या? कंपनी का मैग्ना कार्टा। अब इस फरमान के अंदर, इस शाही फरमान के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं। पहला क्या बोला गया? 3000 रुपए वार्षिक पर, 3000 रुपए वार्षिक पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की आजादी मिली है। ठीक है, ध्यान देना, केवल और केवल 3000 रुपए में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की आजादी अंग्रेजों को मिल गई है। फारूक सियार के द्वारा उन्हें यह अधिकार दिया गया है। यह केवल पहला है, इस फरमान का पहला पॉइंट है क्या? 3000 रुपए वार्षिक पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की आजादी मिली है। दूसरा पॉइंट क्या है? 10,000 रुपए वार्षिक पर, 10,000 रुपए वार्षिक
पर सूरत में मुक्त व्यापार करने की आजादी मिली है। ठीक है, सूरत एक महत्वपूर्ण शहर है, वहां पर बंदरगाह भी है और साथ ही साथ वो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी भी थी। मतलब उस स्थल का बहुत सारा, सूरत का बहुत ही क्या है, व्यापारिक महत्व है और इसी कारण से वहां पर रेट थोड़ा ज्यादा है, वहां पर रेट थोड़ा ज्यादा रखा है। लेकिन 10,000 रुपए पर, 10,000 रुपए वार्षिक पर सूरत में भी मुक्त व्यापार की आजादी मिली है। ठीक है, 10,000 रुपए वार्षिक पर सूरत में मुक्त व्यापार की आजादी मिली है। हालांकि बंगाल से महंगा है, लेकिन फिर भी सस्ते में क्या मिल गया है, सूरत मिल गया है। 10,000 रुपए वार्षिक पर सूरत में मुक्त व्यापार करने की आजादी मुगल बादशाह फर्रुखसियार के द्वारा दी गई है। किसको, अंग्रेजों को। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में वैध घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान देना, कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में वैध घोषित किया गया। मतलब क्या है, अब मुद्रा निर्गमन पर मुगलों का कोई भी कंट्रोल नहीं है। मुद्रा निर्गमन मतलब नोट छापने के ऊपर इनका नियंत्रण नहीं है। छाप कौन रहे हैं, कंपनी छाप रही है और उन सिक्कों को अब मुगल साम्राज्य में वैध घोषित कर दिया गया। बट ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन आएगा और ये जो मुगल है बादशाह है वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये मुगल बादशाह जो फर्रुखसियार है बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ सोचे नहीं कौन, फर्रुखसियार जी भयंकर खुश हैं कि उन्हें गंभीर रोग से मुक्ति मिल गई और इसी खुशी में उन्होंने क्या कर दिया है, इतना बड़ा कांड कर दिया है, शाही फरमान जारी कर दिया। इसी को बोला गया कंपनी का मैग्ना कार्टा। क्या बोला गया है, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, अभी अंग्रेजों के बारे में सिर्फ यहीं तक पढ़ना है अंग्रेजों के बारे में। अच्छा, कब जारी किया है फरमान, 1717 में। कब जारी किया गया, 1717 में शाही फरमान जारी किया गया था। ठीक है, 1717 में शाही फरमान अर्थात कंपनी का मैग्ना कार्टा फर्रुखसियार के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, अब शाही फरमान तक अंग्रेजों को रोकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, डेनिस और फ्रांस के बारे में। और 1717 के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, एक बार यूरोपीय आगमन खत्म होने के बाद हम लोग फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे शाही फरमान के बाद से कि कैसे उन्होंने भारत पर धीरे धीरे कब्जा किया। ठीक है, जब शाही फरमान हुआ है वहां तक अभी रोक के रखते हैं। क्लियर है, कल पढ़ेंगे डेनिस और फ्रांस के बारे में। ठीक है, थैंक यू क्लास।